हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ल्यूसेंट बुक स्टार्ट कर रखी है और उसके अंदर हमने भौतिक विज्ञान के हमने 3 अध्याय पूरे कम कर लिए हैं और अब हम करेंगे चौथा अध्याय गुरुत्वाकर्षण। आज इस वीडियो को इसी वीडियो के अंदर गुरुत्वाकर्षण को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले बात करें गुरुत्वाकर्षण की। जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसने दिया था? वो दिया था न्यूटन ने। ठीक है, जैसे कि आपने वो चुटकुला तो सुना ही होना कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ऊपर से कोई फल पड़ा, आम पड़ा या सेब पड़ा। ठीक है, उसने आइडिया लगाया कि हाँ ये किस वजह से नीचे आया, तो वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से ही नीचे आया था, जैसे कि आप सभी ने सुना होना। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? किन्हीं दो पिंड के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखो, इसने कहा दो पिंड, एक ये हो गया, एक ये पिंड हो गया, दो पिंड हो गया। ठीक है, इस पिंड का नाम दे दिया मैंने m1, इस पिंड का नाम दे दिया मैंने m2, जो इसका द्रव्यमान लिया। इसके बीच की दूरी मैंने ले ली r। ठीक है, इसके बीच की दूरी ले ली r। तो इसने क्या कहा कि दो पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब m1 गुणा में m2 अपॉन में, और क्या बोला, और बीच की दूरी के वर्ग मतलब वर्ग करना है किसका? बीच की दूरी कितनी है? r, तो r की पावर व्युत्क्रमानुपात 2, तो क्या आ जाएगा m1 इंटू m2 बाई r की पावर 2। मतलब जो हमारी जो ग्रेविटी आएगी, ठीक है, तो क्या आ जाएगी F इजक्वल टू क्या आ जाएगा आपका G इजक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन में r स्केयर। ठीक है, ये होता है। इसने देखो अभी कहा आगे, देखो माना जिसके द्रव्यमान m1 m2 थे और बीच की दूरी r थी, तो न्यूटन के नियम के अनुसार बीच का बल कितना लगा? F इजक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्केयर। और यहाँ पर g क्या है? जो g है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, एक नियतांक है। ठीक है, और दूसरी बात, और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण को ही नियतांक कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? यदि आपसे पूछे g का मान कितना होता है? 6.67 गुणा में 10 की शक्ति माइनस 11 n हो गया न्यूटन मीटर स्केयर अपॉन में kg स्केयर। ठीक है, पेपर के अंदर देखो कि आजकल ना जी का मात्रक ये सभी को याद होता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होती है? कन्फ्यूजन होती है इस यूनिट में। आपको ना बिल्कुल ये सेम टू सेम देगा, लेकिन यूनिट चेंज कर देगा। यहाँ पे किलो न्यूटन कर देगा, यहाँ पर केजी की पावर नहीं देगा। तो मतलब आप याद रखना, इसकी जो ऐसा ही जो मात्रक है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्केयर अपॉन में केजी की पावर 2। ठीक है, ये है इसकी ऐसा ही मात्रक, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटी क्या है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंड का एक आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब दो पिंड के बीच में क्या एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, इसमें एक पिंड पृथ्वी हो, मतलब एक पिंड तो क्या हो? पृथ्वी हो, जो आकर्षण बल को गुरुत्वा बल कहते हैं। मतलब जैसे ये लगा लो, कोई भी चीज़ है ऊपर से क्या है? हमेशा नीचे पड़ती है। क्यों? नीचे क्या हमारी पृथ्वी है, ये लगा लो पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? अपनी तरफ इसको खींचती है। एक पिंड तो पृथ्वी काफ़ी बड़ी है, तो इसके पास क्या है? इसके पास फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है? अपनी तरफ इस जो वस्तु होगी इसको खींचेगा, अपनी तरफ क्या? इस पिंड को खींचेगा। इसी प्रकार के जैसे यदि बात करें, ठीक है, जो पृथ्वी होगी और जो चंद्रमा क्या है, इसके अराउंड इलिप्स चक्कर काट रहा है। क्यों? कि वो भी फोर्स की वजह से। ठीक है, इसमें देखो आगे, अर्थात गुरुत्वा का वह आकर्षण बल जो पृथ्वी के वस्तु में अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो पृथ्वी क्या करती है? किसी भी वस्तु के अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन क्या उत्पन्न होता है। यदि आप जैसे देखो ऊपर से कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो वो आराम से जैसे नीचे जाएगी बिल्कुल तेज हो जाएगी। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? उसे गुरुत्वा जनित त्वरण कहते हैं। और से क्या? स्मॉल जी, इसका मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड की पावर 2, सेकंड की पावर 2 याद रखना। ठीक है, 9.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी यदि बात करें कि जो आपकी जो ग्रेविटी होती है ना, जो ग्रेविटी होती है मतलब गुरुत्वाजनित त्वरण, वो आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। मतलब ना ही वो वस्तु के रूप पर निर्भर करता। अभी वस्तु की मतलब वस्तु कैसी है, ठीक है, वस्तु आयताकार है, वर्ग है या गोलाकार है या कैसी भी है, उस पर निर्भर नहीं करता। ना ही उसके द्रव्यमान पर, छोटी है बड़ी है, ना ही उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता। वो किस पर निर्भर करता है? देखो
जो आपका जी का मान होगा वो कहाँ कहाँ चेंज होगा। देखो जी का मान के लिए क्या है, जैसे मैं आपके लिए ये पृथ्वी होगी, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर जो आपको सबसे पता जो बीच में लाइन जाती है इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो ये आपका हो गया इसको इसे क्या बोलते हैं, इसे पोल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे पोल बोलते हैं, ठीक है। कलर चेंज नहीं हुआ, अभी देखो ये क्या हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक है, ये आपकी बीच में क्या है, विषुवत रेखा होगी। अभी देखो जो पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, मतलब ये पृथ्वी होगी, ठीक है, आप इससे ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो क्या आपका मान घटेगा, ठीक है, या पृथ्वी से ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो क्या आपका मान घटता है। और जो आपका पृथ्वी का पोल हो गया मतलब ध्रुव हो गया, जो ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर मान क्या है, जो जी का क्या बहुत अधिक होता है, ठीक है, यहाँ पर मान जी का बहुत अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या शून्य होता है, मतलब इसके ऊपर क्या जो आपका जी का मान जो आपकी विषुवत रेखा होगी 0 डिग्री पर, यहाँ पर आपका मान क्या होगा, शून्य होगा। और यदि पृथ्वी का घूर्ण मतलब पृथ्वी गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है, यदि पृथ्वी का जो रोटेशन है मतलब पृथ्वी दबादब घूमे तो क्या है, तो जी का मान कम होगा, ठीक है, तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। और यदि पृथ्वी है जो आराम आराम से घूमे, मतलब जो पृथ्वी की जो स्पीड है वो क्या बिल्कुल आराम आराम से घूमे, तो जी का मान क्या है, जी का मान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करूँ, जी का मान क्या ध्रुव पर अधिक होता है, ठीक है, और विषुवत रेखा पर क्या न्यूनतम होता है, ठीक है, जी का मान कम रहता है किस पर, पृथ्वी की गति घूर्ण गति बढ़ गई तो, और घटने पर क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हमेशा रहते हैं, ठीक है। अभी ये बात आ गई कि पृथ्वी की स्पीड, जो पृथ्वी की स्पीड है वो कितनी अधिक कर दी जाए, कि गति बढ़ने पर कितनी अधिक करें कि जो जी का मान है वो शून्य हो जाए, मतलब 0 हो जाए, पेपर में पूछा जाता है। तो क्या है, पृथ्वी का वर्तमान कोणीय चाल 17 गुनी अधिक करने पर भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान क्या है, 0 हो जाएगा। यदि मैं पृथ्वी के अंदर क्या है, जो पृथ्वी की यदि चाल 17 गुना अधिक कर दूं तो जो भूमध्य रेखा है मतलब जो विषुवत रेखा है उस पर क्या है कि जो वस्तु का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाएगी, मतलब जो वस्तु वहाँ जहाँ पर है वहीं की वहीं वो वस्तु रहेगी, यानी बाह्यता स्थित होगी लेकिन ध्रुव पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ध्रुव पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ध्रुव पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही रहेगी, भूमध्य रेखा पर ही रहेगी। ऐसी स्थिति में एक दिन की अवधि 24 घंटे बढ़कर 1.4 घंटे मतलब 84 मिनट हो जाएगी। मतलब इस स्थिति के अंदर क्या है, जो यदि पृथ्वी की स्पीड 17 गुना कर दी जाए तो एक दिन हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 1.4 घंटे, मतलब लगभग 84 मिनट के अंदर क्या हमारा घंटा पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छेड़कर शेष स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी, मतलब यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी है वो घूमना बंद कर दे तो जी पर तो मान सबसे अधिक है ही, तो अन्य जगह भी क्या है कि मान क्या क्या हर जगह क्या जो जी का मान में क्या है वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जी के मान में हर मान के अंदर क्या है वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपने लिफ्ट के अंदर सुना ना, लिफ्ट में पिंड का भार, मतलब आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हो, आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है वो लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, उस बॉक्स का मान कितना अधिक होगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, और जब नीचे आएगी तो कितना कम होगा, अधिक होगा कम होगा वो देखो। इसमें क्या है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड या मतलब कोई भी बॉक्स का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो वजन क्या है उसका, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या जो बॉक्स जो लिफ्ट के अंदर पड़ा है उसमें क्या कि वजन के अंदर वृद्धि मिलेगी, वजन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो क्या लिफ्ट में स्थिति का भार घट जाता है, जब लिफ्ट क्या नीचे की ओर आएगी तो हमें जो बॉक्स है उसका वजन क्या हमें कम मिलेगा, वो क्यों मिलेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें कम मिलेगा। अभी देखो, जब लिफ्ट एक समान वेग में ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट क्या ऊपर और नीचे, जो ऊपर जा रही है एक ही स्पीड के अंदर और नीचे भी आ रही है एक ही स्पीड के अंदर, तब क्या है कि हमें जो बॉक्स है उसका वजन क्या है बिल्कुल सेम मिलेगा, मतलब वजन में कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। जब नीचे और तितर समय डोरी टूट जाए, जैसे आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे आ रहे हो, अचानक क्या है कि लिफ्ट की जो रस्सी थी या डोरी थी वो टूट गई,
और वह मुक्त रूप में पिंड की भांति नीचे गिरे। मतलब जैसे ही रस्सी टूटी लिफ्ट की, वो एकदम नीचे आई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाएगा और भारीनता स्थित हो जाएगी। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, जो बॉक्स था लिफ्ट के अंदर उसका वजन क्या है, शून्य हो जाएगा, उसका वजन 0 हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी वजन नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखो, जब लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट में त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड फर्श से उठकर छत पर लग सकता है। मतलब जैसे कि बात करी, देखो लिफ्ट में त्वरण मतलब जो लिफ्ट की जो गति है, ठीक है, जो लिफ्ट की गति है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, मतलब लिफ्ट की गति ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, उससे ज़्यादा है। तो जो लिफ्ट के अंदर जो सामान है, ठीक है, वो फर्श से उठ करके है कि ऊपर की तरफ हो जाएगा। जैसे ये लगाओ कि ये हमारी एक लिफ्ट थी, ठीक, ये हमारी लिफ्ट थी, इसके अंदर क्या एक सामान पड़ा था। ठीक है, एकदम ऊपर से रस्सी टूट गई तो ये क्या, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही स्पीड नीचे आ रहा है, और इसकी स्पीड क्या है, स्लो है, ये बिल्कुल स्लो स्पीड है। तो क्या ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा और क्या ये लिफ्ट की छत के ऊपर ये भिड़ जाएगा। ठीक है, 5वें पॉइंट में ये बात इसने कही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के पिंड के बारे में कोई डाउट भी आपको नहीं होना चाहिए। आगे बात करें ग्रह की गति से संबंधित, जो ग्रह की जो गति थी वो किसने बताई थी, वो एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम क्या था, केपलर, उन्होंने बताई थी। तो केपलर के नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है और सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। जैसे ये आपको पता है, ये एक सूरज हो गया और जितने भी ग्रह हैं वो क्या है, इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सभी का सेंटर क्या है, एक ही जगह है। और ये किस में करता है, इलिप्टिकल में, मतलब इसमें इलिप्स टाइप में, ना कि पूरा तरह सर्कुलेशन में, नहीं इलिप्स टाइप में, जैसे इस तरह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जितने भी है, यहाँ पे सूरज हो गया, जितने भी ग्रह हैं इसके अंदर चक्कर लगा, इसे बोलते हैं इलिप्स का। ठीक, ये किसने बताया था, ये बताया था केपलर ने बताया था। आगे, प्रत्येक ग्रह क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, मतलब जितना ही प्रत्येक ग्रह है उनका क्या क्षेत्रीय वेग क्या है, मतलब कांस्टेंट रहता है। इसका प्रभाव यह है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो वेग बढ़ता है और दूर होता है तो उसका वजन कम होता है। मतलब जैसे ये लगाओ, ये सूरज, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये मतलब इस राउंड के अंदर, इसमें ये एलिप्स के अंदर आप ये चक्कर काट रहे हैं। जब क्या है कि ये इस तरफ आ गई, पृथ्वी यहाँ पर आ गई, तो क्या है कि बहुत नज़दीक आ गई। ठीक है, जब सूरज के बहुत नज़दीक पृथ्वी आएगी तो क्या है कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब दूर होगी तो क्या है कि तो उसकी स्पीड क्या स्लो हो जाएगी। ठीक है, ग्रह के ऊपर ये संबंधित केपलर ने नियम दिए थे। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं। ठीक है, बात नंबर 3, जब क्या सूर्य के चारों ओर एक ग्रह जितने समय में लगता है, मतलब सूर्य है, जो सूर्य के चारों ओर एक ग्रह एक चक्कर जितने समय में लेता है उसे परिक्रम काल कहते हैं। मतलब ग्रह का एक चक्कर सूर्य के चारों, ये सूरज हो गया, सूरज के चारों ओर जो ग्रह उस एक चक्कर क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परिक्रम काल। और परिक्रम काल का वर्ग, ठीक है, जैसे इसने एक चक्कर लगाया टी टाइम में, ठीक है, परिक्रम काल का वर्ग, ठीक है, वर्ग कर दिया हमने, वर्ग इसकी पावर 2 होगी। और सूरज की औसत दूरी आर के घन, सूरज की औसत दूरी आर की पावर घन के क्या होगी, व्युक्त अनुपाती होगी। मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। टी क्या है यहाँ पर, सूरज जो ग्रह का एक परिक्रम काल है, और आर क्या है, सूरज की औसत दूरी। ठीक है, इसे आर में क्यों लिया गया, क्योंकि सूरज को क्या माना है, गोल माना है, इसलिए इसकी रेडियस ली गई। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 3। मतलब अर्थात क्या बात निकली, इसमें क्या कंक्लूजन निकला, अर्थात सूर्य से अधिक दूर ग्रह परिक्रम काल में अधिक होते हैं। मतलब सूरज से अधिक दूर ग्रह, जितने भी सूरज से दूर रहेंगे, ठीक है, जितने भी ग्रह सूरज से दूर रहेंगे तो उसका मतलब क्या है कि उनका परिक्रम काल उतना ही अधिक होगा। जैसे कि आप सभी को पता है सूरज का निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। कितने दिनों में परिक्रम काल पूरा करता है, कितना, 88 दिन में करता है। जबकि सबसे दूर कौन सा है, वरुण है, वो कितने टाइम में करता है, 165 वर्ष में करता है। और हमारी पृथ्वी कितने टाइम में करती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पृथ्वी एक परिक्रम काल सूरज का कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करती है। ठीक है, अभी हमारे ग्रह की संख्या कुल कितनी है, ग्रह की संख्या, ठीक है, अभी बोलो IAU, ठीक है, यम प्लूटो को कहे इस श्रेणी से बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, वरुण है।
ठीक है। अब सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, मैंने आपको ग्रह बता दिया। ग्रह क्या होते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सॉरी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। जैसे अभी बात करूं, ये हमारा सूरज हो गया, ये हमारी पृथ्वी होगी। ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर पृथ्वी तक कौन लगा रहे हैं? सूरज चक्कर लगा रहे हैं, सॉरी चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। और वो चंद्रमा इसका क्या है? चंद्रमा इसका उपग्रह है। ठीक है, तो उपग्रह देखो, उपग्रह किसे कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रम करने वाला पिंड उसे ग्रह का उपग्रह है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए उसे क्या बोलेंगे? उसे हम ग्रह बोलेंगे। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, उपग्रह का कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल पूछे तो उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही चाल कम होगी। मतलब पृथ्वी, जैसे देखो मैंने बताया था कि सूरज के निकट, यदि ग्रह सूरज के निकट होगा तो परिक्रम काल क्या उतना ही कम होगा। ठीक है, अब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? उपग्रह कक्षीय चाल में पृथ्वी के तल से, जो पृथ्वी के जो पृथ्वी का तल है, जो पृथ्वी की भूमि है, उस पर निर्भर करती है। जो पृथ्वी तल से जितना दूर होगा, ठीक है, इतना दूर होगा उतनी ही क्या है कि उसकी चाल कम होगी। उतनी ही क्या है? उसकी चाल कम होगी। यदि ये लगाओ, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से जितनी दूर रहेगी तो चंद्रमा की चाल क्या उतनी ही कम रहेगी। और ठीक है, अभी आगे देखो, उपग्रह कक्षीय चाल में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब द्रव्यमान के ऊपर क्या है कि निर्भर नहीं करता। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान उपग्रह की समान चाल होती है। मतलब एक ही त्रिज्या में, मतलब जैसे देखो कि ये हमारा चंद्रमा हो गया। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि बात करूँ मैं, ये हमारा सूरज हो गया। सूरज को पता है कि मुझे सूरज नहीं, चंद्रमा। ठीक है, इसको एक ही, मतलब इसी पथ के ऊपर क्या है कि इसी पथ के ऊपर इसको रोटेशन करनी है। ठीक, इसी पथ पर घूमेगा। जब चंद्रमा क्या है, जब पृथ्वी के नज़दीक होगा तो इसकी स्पीड क्या बहुत अधिक होगी। ठीक है, और जैसे ही दूर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या है? कम हो जाएगी। मतलब कहने की बात क्या होगी? एक ही त्रिज्या में क्या भिन्न भिन्न चाल पर करेगा। तो यहाँ पर स्पीड उसकी आराम से होगी और यहाँ पर थोड़ी तेज़ हो जाएगी, यहाँ पर फिर आराम से, फिर तेज़, फिर आराम से, फिर तेज़। ठीक है, ऐसे इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, अभी आगे देखो, पृथ्वी तल से अत्यंत निकट चक्कर वाले उपग्रह कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 8 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर तय कर देते हैं। जब क्या है कि जब पृथ्वी के निकट ग्रह होता है तब। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अभी देखो उपग्रह का परिक्रम काल। तो उपग्रह का परिक्रम काल है, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रम काल कहते हैं। मतलब जो उपग्रह, मतलब जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का, ठीक है, जो एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या बोलते हैं? परिक्रम काल बोलते हैं। परिक्रम काल क्या होगी? कक्षा की परिधि अपन कक्षीय चाल। ठीक है, परिक्रम काल क्या हो गया? कक्षा की परिधि और कक्षीय चाल इसका हो गया। आगे देखो, उपग्रह का परिक्रम काल भी केवल उनकी पृथ्वी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब जो उपग्रह का जो परिक्रम काल है वो पृथ्वी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लाइन देखो एक दोबारा आ गई, जितना उपग्रह दूर होगा उतने ही परिक्रम काल होगा। मतलब परिक्रम काल भी क्या है कि परिक्रम काल भी डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, जितनी वो पृथ्वी से दूर होगा परिक्रम काल क्या उतना ही दूर होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये पृथ्वी होगी। ठीक है, मैं यदि बोल दूँ एक चंद्रमा तो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, और एक यहाँ पर है तो इसे क्या है, इसे ज़्यादा परिधि कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पर है तो क्या और ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब जितना पृथ्वी के नज़दीक होगा उतना ही क्या परिक्रम काल कम होगा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो चंद्रमा है वो सूरज का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है। ठीक है, आगे देखो, यदि अत्यधिक निकट चक्कर लगाने पर उपग्रह का परिक्रम काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है। तो कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट का क्या इसका परिक्रम काल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखो, भूस्थायी उपग्रह, मतलब भूस्थायी उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष पर लंबवत तल से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का परिक्रम करता है। पृथ्वी का
परिक्रम करता है और जितना परिक्रम काल पृथ्वी का परिक्रम काल 24 घंटे के बराबर होता है। मतलब कोई एक ऐसा उपग्रह, ठीक है, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की एक्सिस है उस पर लंब है। जैसे पृथ्वी की एक्सिस कैसे है, पृथ्वी की एक्सिस इस तरफ है और ऐसी हमारी पृथ्वी है और इसके बिल्कुल क्या है, ठीक लंबवत, मतलब इसके ठीक लंबवत, जो इसके ठीक लंबवत है और पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम कहाँ पर है, ये पश्चिम बना, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रम काल करता है। ठीक है, तो जितना पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रम काल करेगा वो किसके होगा, जो पृथ्वी के परिक्रम काल के 24 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है और उसे क्या बोलते हैं, भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रम करता है। मतलब जो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर ही क्या है, पृथ्वी का परिक्रम करता है। मतलब बात करें तो कितनी दूरी होगी, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होना। ठीक है, आगे देखो, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने की थी, सबसे पहले की थी, ठीक है, आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। ठीक है, आर्थर सी क्लार्क ने ये व्यक्त की थी, कौन सी कक्षा में संचार की उपग्रह स्थापित। आगे देखो, एस्केप वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एस्केप वेलोसिटी में से। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी पृथ्वी, तो ये क्या, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो मन में क्वेश्चन जरूर आना है, तो मैं एक ऐसी वस्तु नीचे से ऊपर फेंकूं कि वो कभी वापसी नीचे ही ना आए। ठीक है, तो वो जो चीज़ वापसी नीचे ही नहीं, तो वो किस स्पीड से मैं वो वस्तु फेंकूँ, तो उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब पृथ्वी से इतनी स्पीड के अंदर कोई वस्तु मैं ऊपर फेंकूँ कि वो वापसी पृथ्वी से नीचे ही ना आए। जैसे ये पृथ्वी होगी हमारी, ठीक है, ये इसकी लास्ट रेंज, अभी इससे ऊपर वाली चीज़ नहीं ले सकता पृथ्वी, तो जितना मैं ऊपर फेंकूंगा उतने क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या इसको नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है, दोनों में होगा, तो वो किस वेलोसिटी से मैं किस स्पीड से ऊपर फेंकूँ कि वो वस्तु वापसी नीचे ही ना आए, तो उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखो द्वितीय बात को, प्लान वेग न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड की पृथ्वी सतह से ऊपर फेंके जाने पर गुरुत्वाकर्षण पार हो जाए। मतलब वह वेलोसिटी जो मैं कोई वस्तु ऊपर फेंकूँ तो उसको इस स्पीड के अंदर फेंकूँ जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो पार हो जाए। ठीक है, और पृथ्वी पर क्या वापस नहीं आए। तो और वो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी है प्लांक वेग 11.2। ठीक है, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब आपको इतनी स्पीड में फेंकनी है कि एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर की स्पीड से आप यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो वस्तु वापसी कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगी, वो वस्तु आपकी अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, पृथ्वी तल पर कभी वापसी नहीं आएगी। ठीक है, इसमें देखो प्लांक वेग का मान 11.2 किलोमीटर पृथ्वी तल से किसी भी वस्तु पर होगा और इससे अधिक वेग की दिशा फेंक दी जाए तो पृथ्वी तल से कभी भी वापस नहीं आएगी। ठीक है, कभी भी क्या पृथ्वी तल से वापसी नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। और ये कुछ फॉर्मूले हैं तो देख लो। जो उपग्रह का कक्षीय वेग था वो क्या था, v0 = g(r)⁻e। और जो पृथ्वी का जो प्लांक वेग वो क्या था, v⁻e, ठीक है, √2gre। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं v⁻e v∈0e। ठीक है, क्योंकि ये सारा किसके बराबर है, इसकी बात करूँ तो मैं, ये सारा किसके बराबर है, ये सारा किसके बराबर है, ये v0 के बराबर है। तो इसको क्या लिख दिया इसने, v0 इसको लिख दिया। ठीक है, मतलब कहने की बात होगी प्लांक वेग कक्षीय वेग का √2 गुना है। मतलब आप यदि बात करें जो एस्केप वेलोसिटी है वो कक्षीय वेग की कितनी है, कक्षीय वेग की √2 गुना है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, जो एस्केप वेलोसिटी है, जो प्लांक वेग है वो कक्षीय वेग का कितना गुना है, वो कितना है, √2 गुना है। मतलब इसके लिए यदि किसी उपग्रह की कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब 41% बढ़ा दिया जाए, तो उपग्रह अपनी कक्षा छोड़ देंगे और प्लांक वेग किया जाएगा। जैसे लगा लो कि ये सूरज था, ठीक है, और चंद्रमा इसके द्वारा चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यदि मैं चंद्रमा की स्पीड की रोटेशन 41% और फालतू कर दूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये अपनी जो ये विड्थ है, ठीक है, जो जिसके चारों ओर चक्कर लगाएगा,
ठीक है। तो ये क्या अपनी कक्षा छोड़ देगा और ये क्या है, ये मुक्त होकर मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ये प्लान वेग छोड़ देगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में आपको। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक ग्रेविटेशनल। किसी बच्चों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।